हम चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं, जो हमारे सिस्मिक जोन के हिसाब से जो अर्थक्वेक आता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो उस प्रभाव को जो अर्थक्वेक आता है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे आप सपोज करिए कि हमारा एक क्या है, पेन है। इसको आप जब इसको तोड़ेंगे दोनों साइड से पकड़ के तो ये बेंड हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, एक बार में ये टूट जाएगा। और जब आप स्टील लेंगे या कोई एक पतली सी पिन लेंगे स्टील की, तो ना तो उसको जब आप दोनों तरफ से पकड़ के तोड़ेंगे, दोनों साइड से पकड़ के तोड़ेंगे तो वो टूटेगा नहीं, वो क्या होगा कि मुड़ जाएगा। तो ये क्या करता है, ये टूटता टूटता कब जब आप इसको कई दफ़ा आप इसको रिपीट करके मोड़ेंगे, बार बार मोड़ेंगे तब ये टूटेगा। मतलब जो इसमें इलोंगेशन टाइम है वो काफ़ी लंबा होता है, ये मतलब जल्दी टूटता नहीं है। तो क्या हुआ कि जो हमारा स्टील है, अर्थक्वेक से बचाने के लिए हम जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हम स्टील प्रोवाइड डक्टिलिटी में हमारे जो अर्थक्वेक से बचाने के लिए स्टील प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे डक्टिलिटी का काम करते हैं, जो काफ़ी लंबे टाइम तक इलोंगेशन इलोंगेट हो सकता है। मैक्सिमम टाइम तक ये इलोंग हो सकता है, मतलब मुड़ेगा लेकिन ये टूटेगा नहीं। तो इसी को हम डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये हाई राइज बिल्डिंग है ना, ये आपकी हाई राइज बिल्डिंग है, ये आपका अर्थ सरफेस है। जब आपका भूकंप आएगा तो ये क्या करेगा, तो ये जो ये आपका हाई राइज बिल्डिंग है ये इधर उधर डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब जब आपका भूकंप आएगा तो ये क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे, मतलब इस साइड ऐसे 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 मोमेंट करेगा, मोशन करेगा। मतलब टूटेगा नहीं, बस ये मोशन करेगा। ये स्टील के कारण हो रहा है। अगर यही हम स्टील नहीं प्रोवाइड करते तो ये मोशन जब ये करता तो ये इधर जाता तो टूट जाता, बेंड हो जाता। तो क्या हुआ कि जो हमारा कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक ब्रिटल प्रॉपर्टीज होती है, और जो हमारा स्टील है वो हमारा एक डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल मटेरियल होता है स्टील, जिसकी वजह से हमारा बिल्डिंग फेलियर होने के चांसेस कम होते हैं, डैमेज का होने के चांसेस कम होते हैं। डैमेज थोड़ा बहुत होता है लेकिन वो जल्दी टूटता नहीं है। तो इसी को हम डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बुर्ज खलीफा है वो दुनिया के सबसे लंबी बिल्डिंग है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमने इस प्रकार डिज़ाइन किया है, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग को हमने इस टाइप से बनाया है ताकि उसमें जब अर्थक्वेक आए तो उसमें अर्थक्वेक का कोई इफेक्ट न पड़े। तो उसके लिए क्या है, जैसे हमने जब जो बुर्ज खलीफा था उसकी जब हम बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको हमने वहाँ पे स्टडी किया था, वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ का एरिया, वहाँ की गवर्नमेंट ने इतना अनुमति दे रखा है कि जैसे आप जो मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक का स्पीड आने का जो है वहाँ पे मान लेते हैं कुछ 5 से 6 के बीच में रहा होगा। बुर्ज खलीफा की बात करें बिल्डिंग का, ठीक है, तो उसमें 5 से 6 रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने अपनी फुल जो बिल्डिंग डिजाइन की थी बुर्ज खलीफा की, तो उन्होंने वहाँ के जो मैग्नीट्यूड था उन्होंने 9 मैग्नीट्यूड लेके बिल्डिंग की डिजाइन की थी। जिसके वजह से क्या होता है, जब वहाँ पर भूकंप आता है तो जब हमने मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के हिसाब से लेके डिज़ाइन किया तो जब इसके अंदर आता है मैग्नीट्यूड तो कोई इफेक्ट नहीं होता। जब इसके उससे कम चांस होता है कि इसके उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप वहाँ पर आए। वो मैक्सिमम चांस होता है कि उससे कम ही आता है। बहुत बेररी होता है कि इससे मतलब मैग्नीट्यूड भूकंप का ज़्यादा हो, इससे हमेशा कम होता है। तो इसलिए जो बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग है इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता अर्थक्वेक। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि मतलब जो बुर्ज खलीफा है वहाँ पे उन लोगों ने अभी प्रोटेक्शन दे रखा है वहाँ पे, ठीक ना।
जो बुर्ज खलीफा की जो बिल्डिंग है, वहाँ के जो अगल बगल बिल्डिंग है, वहाँ पर उन्होंने सेंसर से कनेक्टिविटी बना रखी है ना। तो जिससे क्या होता है कि जब भूकंप आता है तो सेंसर के जरिए उन लोगों को चेतावनी मिल जाती है कि भूकंप आ रहा है। सेंसर कनेक्टिविटी का मतलब जैसे आपका अर्थक्वेक आएगा तो वाइब्रेशन से सेंसर की बत्तियाँ, उसमें रेड बत्ती होती है ना, तो जो जलने लगता है, तो वो आपको मतलब वहाँ के जो लोग हो उनको पहले से अलर्ट कर देता है कि इतने स्पीड से आपकी भूकंप आई है। तो क्या होता है कि अगर हमने जो इसकी डिज़ाइन है बुर्ज खलीफा की, उन्होंने 7 मैग्नीट्यूड या 9 मैग्नीट्यूड के हिसाब से डिज़ाइन कर रखा है। अगर उस वक्त 5-6 के बीच में उसका मैग्नीट्यूड आता है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो सेंसर कनेक्टिविटी है उससे उनको अलर्ट मिल जाता है, जिससे वो सेफ रहता है। तो ये हो गया आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के बारे में, जो आपकी मेन प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, है ना। जब हम बिल्डिंग की डिज़ाइन करते हैं तो उस समय में क्या होता है, हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो डिज़ाइन कर रखा है। अब क्या करते हैं, जब डिज़ाइन करते हैं तो ये भी तो कंसिडर करेंगे कि जो उसका वर्टिकल लोड और जो उसका विंड लोड और जो उसका सिस्मिक लोड उस पर जो आ रहा है, जो वेरी कर रहा है बिल्डिंग पे, उसको भी तुम लोड को भी तो कंसिडर करके डिज़ाइन करेंगे। तो हम लोड को भी लेकर कंसिडर करते हैं, जिसपे हमारा ऊपर का लोड है ना, जो साइड के जो लोड होते हैं उसको भी ऐड कर लेते हैं, और जो अर्थक्वेक का लोड आता है, इन सब लोडों को कैलकुलेट करते हैं। जब ये सब इन लोडों को लेके कैलकुलेट करते हैं और इनको मतलब इस जब भूकंप आए तो जो आपका जो ये ग्राउंड सरफेस है लोड आए तो इस पर क्या होगा कि ये आपका जो ग्राउंड सरफेस है पूरा का पूरा लोड इस पर ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फैल जाए, मतलब कोई नुकसान ना हो, इतना लोड लेने की सहन शक्ति इसकी होती है। इस हिसाब से हम इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। मान लीजिए जैसे हमने ये बिल्डिंग बनाई है, ठीक, बिल्डिंग में हमारे ये कॉलम हो गए, ये कॉलम हो गया, ये आपका बीम हो गया। अब इसमें हमने जो डक्टिलिटी हमने प्रोवाइड कर रखी है वो काफ़ी मात्रा में प्रोवाइड कर रखी है। जब इसमें अर्थक्वेक आएगा, जब इसमें मोशन होगा तो ये इधर से इधर होगा, मतलब बस वाइब्रेट होगा, है ना, डैम कोलैप्स नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, क्योंकि हमने काफ़ी मात्रा में यहाँ पे डक्टिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, मतलब स्टील प्रोवाइड कर रखा है बीम, अरे कॉलम और बीम में, है ना। हमारा जब बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना दे तो मेन हमारा यही कॉलम और बीम दो हमारे मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थक्वेक आने का जो कैपेसिटी होता है वो इन्हीं दो फ्रेम के दो कंपोनेंट की वजह से अर्थक्वेक झेलने की कैपेबिलिटी होती है बिल्डिंग की। तो अब अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग मोशन में होगा, अगर मोशन में होगा और डैमेज बनेगा। अगर वहीं हम जो डक्टिलिटी है उसको कम प्रोवाइड कर दें, मतलब कम मात्रा में उसको बिल्डिंग में लगाएं, तो क्या होगा कि हमारी जब बिल्डिंग आए अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग मोशन करेगा, तो मोशन करने से क्या होगा, ये कोलैप्स हो जाएगा, बिल्डिंग ढह जाएगा, मतलब गिर जाएगा। जो हम डक्टिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं तो हम मोस्टली कॉलम और बीम में प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब इन प्रोसेस को कहते हैं डक्टिलिटी डिटेलिंग कर सकते हैं। मान अगर जो हमारा ये कॉलम है, अगर ये बीम है, अगर इसमें हमने कहीं मशीनरी वर्क किया है, मतलब ईंट की जोड़ाई चिनाई की है, तो क्या करता है जो ईंट है वो मतलब उसका लोड बियर नहीं कर पाता था, जिससे हमारा जो मशीनरी वर्क होता है तो वो थोड़ा डैमेज होता है, जिसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर यहाँ इस
कॉलम और बीम में अगर किसी फ्रेम में कोई फॉल्ट होता है, कोई डैमेज होता है, तो पूरा पार्ट डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब हमारा बताने का मतलब फंडा ये है कि मशीनरी वर्क रहेगा तो उसको आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। अब यदि आपका बीम और कॉलम में कोई पार्ट डैमेज होता है तो आपकी पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी। जैसे क्या होता है, जैसे एक नया कंसेप्ट बनता है कि यदि आपका कॉलम वीक हो, यदि आपका कॉलम कमज़ोर हो और बीम मजबूत हो, तो आप जानते हैं वीक हो, बीम स्ट्रॉन्ग हो। तो देखिए, जब आपका लोड इस पे पड़ेगा बिल्डिंग पे, तो यदि आपका कॉलम, ये कॉलम है, अगर कॉलम कमज़ोर रहा, बीम मजबूत रहा, तो जो आपका लोड आपका यहाँ पे पड़ेगा, तो क्या होता है कि जो लोड पड़ता है तो वो कॉलम पे पड़ता है। यहाँ का लोड जो पहले कॉलम पे पड़ता है, कॉलम के पड़ने के बाद बीम पे पड़ता है, बीम का लोड ग्राउंड पे आता है, ट्रांसफ़र होता है, तभी आपका बिल्डिंग स्टेबल रहता है। यदि आपका कॉलम कमज़ोर बन जाएगा तो जब इस पर लोड पड़ेगा तो ये आपका कमज़ोर है, मतलब इसमें ज़्यादा डक्टिलिटी नहीं प्रोवाइड किया है, तो आपका ये जब आपका कमज़ोर कॉलम रहेगा और बीम आपका मजबूत रहेगा, तो जब लोड पड़ेगा तो पहले तो आपका कॉलम डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाने के चांस मैक्सिमम हो जाते हैं। यदि आपकी वहीं कॉलम आपकी स्ट्रॉन्ग है, बीम आपका कमज़ोर है, तो क्या होता है, जब लोड पड़ेगा तो कॉलम आपका लोड को बियर कर पाएगा, और कॉलम पे भी तो लोड जाएगा, तो क्या बीम पे भी तो लोड आएगा, तो बीम क्या करता है, आपका लोड वेरी वैल्यू नहीं कर पाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले आपका जब लोड इस पर आएगा तो थोड़ा सा क्रैक होगा, मतलब हल्का सा बेंडिंग होगा, मतलब ये आसानी से टूटेगा नहीं, मतलब आसानी से फेल्योर नहीं होगा, मतलब इसमें पहले हल्का सा क्रैक आएगा, मतलब बेंड हो जाएगा हल्का सा, बीम आपका हल्का सा बेंड होगा, तो उसमें क्या होगा, जितने इस बिल्डिंग में रह रहे हैं लोग, वो आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। तो यही होता है कि जब आप कॉलम मजबूत बनाएं और बीम कमज़ोर बनाएंगे तो आपका लोड आसानी से बियर हो सकता है, मतलब आसानी से लोड आपके ग्राउंड सरफेस पर आ सकता है और आपका बिल्डिंग स्टेबल हो सकता है, यदि आपका कॉलम स्ट्रॉन्ग और बीम वीक हो। अब इसी में हमारा है बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका बिल्डिंग का जो ज्योमेट्री है, वो मतलब डायमेंशन है, मतलब उसकी शेप और साइज पे डिपेंड करता है। बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि आपके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, आपके वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, शेप और साइज पे डिपेंड करता है ना। जब हम अर्थक्वेक जोन में जो बिल्डिंग बनाते हैं, वो मैक्सिमम प्रयास करना चाहिए कि सिंपल से सिंपल हो, मतलब ज़्यादा उसमें डिजाइन कढ़ाई वाली बिल्डिंग ना हो और ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग ना हो। अगर ज़्यादा हाई राइज होगा तो वो मतलब आसानी से उस पर ज़्यादा अर्थक्वेक अपना इफेक्ट डाल सकता है। यदि सिंपल रहेगा, कम ऊंचाई का रहेगा, तो वो आपका बिल्डिंग ज़्यादा दिनों तक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, मतलब सूटेबल हो सकता है, कम डैमेज हो सकता है। यदि बिल्डिंग में जो लंबाई चौड़ाई विड्थ होता है, अगर इसमें से कोई भी डायमेंशन आपने बड़ा रखा है, तो क्या होगा कि जो अगर आपने कोई एक डायमेंशन बड़ा रख दिया है हाइट, विड्थ और डेप्थ में, तो क्या करेगा कि जो एक डायमेंशन आपने बड़ा कर रखा और दो बाकी आपके छोटे, तो उससे भी आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपका जो हाइट
हाइट, जो हाइट, विड्थ और डेप्थ है, वो बिल्डिंग की जो ये तीनों डायमेंशन है आपका, वो एक रेगुलर होना चाहिए, एक मतलब एक डायमेंशन में होना चाहिए। इसमें ना कोई बड़ा ना कोई ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अब इसमें ये सिलेंडर रेशियो। सिलेंडर रेशियो का मतलब होता है, मतलब जो बिल्डिंग का जो हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग में क्या होता है, इस पे ज़्यादा फोर्स इफेक्ट करते हैं। तो जैसे आपका हाई राइज बिल्डिंग है तो इसमें क्या करेगा, जो इस पे ज़्यादा लोड लगेगा और इस पे ज़्यादा जो ये विंड फोर्स भी लग सकता है। तो जिससे आपका जो बिल्डिंग है ओवर टर्निंग होने का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। जिससे क्या होता है कि जो आपका हाई राइजिंग है वो मतलब हाई राइजिंग नहीं होना चाहिए आपका, है ना। और इसी में हॉरिजॉन्टल लेआउट आता है। हॉरिजॉन्टल लेआउट का मतलब होता है, जैसे आपका बिल्डिंग है तो इसमें जैसे आप जो डिज़ाइन निकालते हैं बिल्डिंग में, वो कर्व वो टाइप का नहीं होना चाहिए। मतलब हमने बताया ना कि बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसमें सिंपल डिज़ाइन होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मतलब शो पीस वाला नहीं होना चाहिए। उसमें कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। जैसे आपका ये कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, इसमें ऐसे इसमें ऐसे, ये आपका कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, आर्क टाइप का, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं हो चाहिए। जितना हो सके उतना सिंपल आपका बिल्डिंग होना चाहिए। जितना हो सके आपको जहाँ पे आपका अर्थक्वेक आता है वहाँ पे मैक्सिमम ये चांस करिए कि वहाँ पे सिंपल से सिंपल ज़्यादा बिल्डिंग हो। वर्टिकल लेआउट में क्या होता है, और ये वर्टिकल लेआउट में होता है, वर्टिकल लेआउट में जैसे आप मान लीजिए ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग है ना। तो ये समझिए जैसे तो ये आपका वर्टिकल जो आपका ये कॉलम है, जो मतलब जो वर्टिकल आपको जो मेंबर है ना, जो वर्टिकल आपके जो मेंबर है, मतलब जो जैसे यहाँ पे जो लोड लगेगा वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ का ट्रांसफ़र यहाँ ग्राउंड पे आ जाएगा, है ना। ये ग्राउंड है आपका, ग्राउंड लेवल है, तो ये ग्राउंड पे आ जाएगा, मतलब वो मेंबर जो जो एक दूसरे का फोर्स ग्राउंड सरफेस पर ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ से जैसे ये यहाँ से लोड लगेगा तो यहाँ पर आएगा, तो ये वाला लोड इस पर ट्रांसफ़र कर सकता है। जब जब बात करें इसकी, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं, इस पर यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब यहाँ का लोड जैसे इस पर लोड लगेगा तो यहाँ का लोड कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो जिससे क्या होता है, आपका ये फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब इसमें जो फोर्स ट्रांसफरिंग जो पाथ होते हैं वो कंटिन्यू होने चाहिए, है ना, डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे का जो लोड ट्रांसफ़र है वो आसानी से हो सके, ये वर्टिकल लेआउट में होता है। तो आपने अभी पीछे पढ़ा था कि जो अर्थक्वेक जो हाई राइज बिल्डिंग है उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कैसे बनाया जाए, ठीक ना। तो उसमें जो हमने डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी बताई थी, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन की बताई थी, और कॉलम स्ट्रॉन्ग बीम वीक ये वाला बताया था। तो अब उसी में क्या है, अब उसी में हमारा चैप्टर नंबर 4 में ही जो हमारा IS कोड 93 है, उसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कोड का, उसमें हमको स्टैटिक और डायनामिक लोडिंग और शियर बेस के बारे में भी पढ़ना है ना। तो इसमें हमको पढ़ना है कि जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है उसके लिए जो हम स्टैटिक एनालिसिस और डायनामिक एनालिसिस करेंगे, उसके लिए हमारा कौन सा मेथड सही है। मतलब सबसे पहले स्टैटिक एनालिसिस करने के लिए हमको अर्थक्वेक बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए
मेथड को डिज़ाइन करना होगा कि उसके लिए कौन सा सूटेबल डिज़ाइन है ना। क्या है देखिए, इसमें स्टैटिक और डायनामिक है। तो देखिए इस दो मेथड इसमें स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक में देखिए डायनामिक मेथड होता है रिस्पांस रिडक्शन मेथड होता है ना, जिसके लिए हमें कोड 8093/2002 पार्ट 1 के बारे में मैं बताना, जो इसमें हमको डायनामिक्स कंडीशन बताना है। और हम देखेंगे जो उसमें हमारा जो IS कोड में जो क्लास नंबर 7.8 है, उसमें हम देखेंगे जो हमारा बिल्डिंग जो अर्थक्वेक के लिए जो बिल्डिंग बना रहे हैं उस जोन में मतलब किस किस मतलब कितनी हाई राइज बिल्डिंग हमारी होनी चाहिए। तो बिल्डिंग किस किस जोन के हिसाब से उसमें होना चाहिए वो इसमें हम देखेंगे। देखिए क्या होता है कि जब आप 7.1 जब 7.8.1 क्लास नंबर ए देखेंगे तो उसमें क्या होगी, यदि आपकी बिल्डिंग रेगुलर है। बिल्डिंग रेगुलर का मतलब समझ रहे हैं। बिल्डिंग रेगुलर का मतलब ये होता है कि जो पहले देखिए आप साइड पे देखोगे तो आपकी बिल्डिंग बस फ्रेम टाइप का बीम कॉलम बने हैं, तो उसमें मतलब जो आपका वॉल चुनाई नहीं की होती है, बस बीम कॉलम। रेगुलर का मतलब जिसमें हमारा जो बीम कॉलम को जो हमारा फ्रेम बना है उसमें जब हम मशीनरी वर्क कर दें तो हमारा रेगुलर बिल्डिंग हो जाएगा, है ना। तो जब हमारा रेगुलर बिल्डिंग की हम बात करेंगे, तो जब हमारे रेगुलर बिल्डिंग की बात करें तो उसमें जो हमारी जो हाई राइज बिल्डिंग होनी चाहिए वो जो बिल्डिंग की हाइट होना चाहिए वो ग्रेटर देन 40 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। वो हमारा अलाउ करता है 4 और 5 जोन में। जब हमारा बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर से ज़्यादा हो ग्रेटर तो वो हमारा जोन 4 और 5 में रहेगा, जिसमें हम आपका डायनामिक लोडिंग एनालिसिस करेंगे। यदि आपका बिल्डिंग की हाइट 90 मीटर से ग्रेटर हो, यदि आपकी बिल्डिंग की हाइट अगर 90 मीटर से ग्रेटर हो, बड़ा हो, तो आपका जोन किस में जाएगा, 2 और 3rd में जाएगा, है ना। यदि आप वहीं स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक जोन में क्या होता है, जो आपका जो जोन 4 और 5 है उसमें जो आपकी जो बिल्डिंग की हाइट होनी चाहिए वो 40 मीटर से कम होनी चाहिए। और जो जो सेकेंड जो दूसरा जोन और तीसरा जोन है उसमें जो आपकी बिल्डिंग की हाइट होनी चाहिए वो 90 मीटर से नीचे होनी चाहिए। ये आपका स्टैटिक कंडीशन हो सकता है, स्टैटिक लोडिंग में हो सकता है या आपका डायनेमिक लोडिंग में हो सकता है। ये आपका डायनेमिक है, जो आपका रेगुलर बिल्डिंग होगा। अब वही क्लास नंबर 7.8.1 में आप बी वाला पार्ट देखेंगे, जब आपका बिल्डिंग इरेगुलर हो, है ना। इरेगुलर मतलब बस आपका फ्रेमिंग वर्क हो, मतलब उसमें बस बिल्डिंग और कॉलम हो। जब आप इसमें जब डायनामिक लोडिंग एनालिसिस करेंगे तो इरेगुलर बिल्डिंग का जो आप डिफिनेशन पढ़ेंगे वो क्लास 7.1 पर पढ़ सकते हैं। जो आपका परिभाषा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोड हमने आपको ऑलरेडी पहले भेज चुका है, आप उसमें आप डिफिनेशन 7.1 पे इरेगुलर बिल्डिंग की डिफिनेशन देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, यदि आपकी एक रेगुलर बिल्डिंग की हाइट 12 मीटर से ज़्यादा हो तो आपका जोन 4 और 5 में होगा। यदि इरेगुलर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, इरेगुलर का मतलब जिसमें आपका कॉलम और बीम हो, मतलब फ्रेम वर्क हो आपका बस, तो जिसमें आपकी 12 मीटर हाइट हो बिल्डिंग की, तो वो आपका जोन 4 और 5 में जाएगा। यदि 40 मीटर से ज़्यादा होगा जो आपका फ्रेम बिल्डिंग, तो वो आपका क्या बोलते हैं सेकंड और थर्ड में आएगा। ये हम डायनेमिक की बात कर रहे हैं। तो जोन 4 और 5 में डायनेमिक में आपका 12 मीटर से नहीं 12 मीटर होना चाहिए, और जोन 2 और 3rd में आपका बिल्डिंग हाइट 40 मीटर होना चाहिए। अब वहीं स्टैटिक की बात कर लेते हैं। स्टैटिक में जब आप इरेगुलर बिल्डिंग की बात करेंगे तो उसमें जो हाइट है कम से कम आपका सेकेंड और थर्ड जोन में 40 मीटर से कम होना चाहिए। ठीक, तो आपका ये जोन के हिसाब से आपकी
बिल्डिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए आपने अब तक यहाँ पर आपने देख चुका है। वैसे आप IS कोड को साथ लेके बैठिएगा, वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब आगे हम एक न्यूमेरिकल लेके आप लोग को बताएंगे कि उसमें हम आपको बेस शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, एक इमारत है जो 4 स्टोरी RCC कंक्रीटिंग का बना हुआ है, जिसकी सॉइल कंडीशन मीडियम है और जो जोन 4 में लाई कर रहा है ना। जो फ्रेम वर्क हमने जो बिल्डिंग बनाई है उसमें हमने ब्रिक मेसनरी फिलिंग किया है, मतलब हमने उसको रेगुलर बिल्डिंग बना दिया है। जिसमें आपका ये लोड दिया हुआ है, लोड देख लीजिएगा कि इस पे कौन कौन सा लोड लग रहा है। ये 4 स्टोरी आपकी बिल्डिंग है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका सॉइल कैसा है और जोन 5 में लाई करता है। तो अब हम IS कोड 8093 के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। IS कोड 8093 2002 पार्ट 1 है ना। तो इसमें अब आप देखेंगे जो हमारा इसमें जोन फैक्टर है वो आप जो इसमें हमको जोन फैक्टर निकालना होगा। तो इसमें टेबल नंबर 2 पे देखिएगा, उसमें आपका 0.36 दिया होगा। जो आपका सिस्मिक आएगा, जो इसमें आपका सिस्मिक जो इफेक्ट करेगा, जो सिस्मिक लोड लगेगा वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के एक कॉलम या बीम, एक कॉलम या बीम या वॉल पे लगेगा। जो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर वर्टिकल सरफेस है, जो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर वर्टिकल सरफेस है, जिसको हम बेस शियर कहते हैं, जिसको हम बीबी से डिनोट करते हैं। अभी हम कोड में आपको बताएंगे कौन सा टेबल पे कहाँ है। अभी आप ये समझ लीजिए कि जो शियर बेस है, जो हमको कैलकुलेशन में जो शियर बेस करना है, सिलेबस में जो हमको पढ़ना है शियर बेस, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल सरफेस पे जो लोड लग रहा है, जो टोटल लोड लग रहा है, उसको हम शियर बेस कहते हैं। तो बेस शियर को VB इक्वल टू AH गुणे W जहाँ हमारा टोटल लोड है, जो मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर है उस पर जो आपका टोटल लोड, लाइव लोड, डेड लोड, फ्लोर लोड, ये सब जो लोड लग रहा है वो टोटल लोड आपका W है। जहाँ पे आपका लाइव लोड, अब टेबल नंबर 8 पे देखिएगा, कोड के अकॉर्डिंग टेबल नंबर 8 पे जहाँ आपका लाइव लोड, मतलब जिस फ्लोर पर आपका लाइव लोड लग रहा है, यदि 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो आपका 25% लगेगा, है ना। जब आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से जब आपका लोड लग रहा है तो उस समय आपका लाइव लोड 25% लिया जाएगा, लाइव लोड। यदि इससे कम लग रहा है तो आपका 50%। आप टेबल नंबर 8 पे देख सकते हैं, टेबल 8 पे। अब आगे हमको AH कैलकुलेट करना है। तो AH क्या है, हमारा एक्सीलरेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। AH हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल ऑफ एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमको कोड में हमारा जो क्लॉज है, क्लॉज में आप देखिएगा 6.42, उस पर आप देखेंगे तो आपका AH का फार्मूला दिया होगा ZI अपॉन 2R ASA अपॉन G। तो
लोड तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपका डिफरेंट यही है कि जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लोड है, जो डेड लोड और फ्लोर लोड है वो तो ऐड करेंगे। जो फ्लोर पे जो आपका लाइव लोड लग रहा है, तो हमारे क्वेश्चन में लाइव लोड कितना लग रहा है, 4 किलो न्यूटन पर स्क्वायर लग रहा है। तो आप टेबल नंबर 8 पे देखेंगे, तो जब आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से जब आपका लोड लगेगा ना, तो उसमें आपको 25% है। अगर इससे कम लगता है तो आपका 50% लगता है। तो आपका लोड यहाँ से आसानी से कंसिडर होगा। मेन खेल हमारा EH का है, तो इसके लिए ये आपका फार्मूला है जो आपको क्लास नंबर 8 पे दिया रहेगा, जहाँ आपका Z है जोन फैक्टर, जो टेबल नंबर 2 पर दिया होगा। आपका जोन 5 में है, तो वहाँ से आपका जोन फैक्टर निकल जाएगा, है ना। और I आपका है इम्पोर्टेंस फैक्टर, जो आपका टेबल नंबर 6 पे दिया होगा। तो I की वैल्यू 1 है, जहाँ हम I की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक। और जो आपका और R हमारा यहाँ कांस्टेंट टर्म है। जब आप रिस्पांस रिस्पेक्टम फैक्टर 5 लेते हैं, तो ये हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। जो हमारे बिल्डिंग में जो मूवमेंट हो रहा है उसको रजिस्टर करने के लिए हम IS कोड 13920/1993 भी यूज कर रहे हैं, है ना। तो उसमें जो हमारा रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर है R, वो इक्वल टू 5 होगा, जो हमारा IS कोड 1893 में टेबल नंबर 5 पे दिया होगा। रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर IS 1893 टेबल नंबर 7 पर देखेंगे। और हमारा जो SA/G जो हमारा है एवरेज रिस्पांस एक्सीलरेशन कोफिशिएंट टू द जो सॉइल की कंडीशन। तो सॉइल कंडीशन हमारे यहाँ पे मीडियम है, तो मीडियम सॉइल कंडीशन के लिए आपको फिगर 2 में देखेंगे, तो वहाँ आपका फिगर में दिखा होगा। यहाँ पे जो आपका फ्लोर एरिया है, ये आपका फ्लोर है ना। तो जो आपका ये फ्लोर एरिया है, वो आपका फ्लोर एरिया आपका है 15x20/300 मीटर स्क्वायर। तो आपका हर फ्लोर का 300 एरिया मीटर स्क्वायर है फ्लोर का। अब आपको फ्लोर एरिया आपको पता हो गया, तो अब आपको लाइव लोड कैलकुलेशन करना है। तो जिसमें आपका क्या है कि जो आपका W है, उसमें आपने टेबल नंबर 8 पे देखा होगा 1893 कोड में, जब आपका लाइव लोड 4 मतलब 3 से ज़्यादा हो, तो आपका तो क्या होता है, आपने 50% लेना था, ठीक ना। जो आपका जो टोटल आपका सिस्मिक लोड है, वो क्या रहेगा, W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। 300 जो आपका फ्लोर लोड है ना, फिर इक्वल टू 12, 300 कोष्टक में 12 आपका डेड लोड है। भाई हर फ्लोर पर डेड लोड भी तो लगेगा, है ना। तो लाइव लोड आप तीनों फ्लोर का निकाल रहे हैं, प्लस आपका डेड लोड भी वहाँ पर कुछ ना कुछ लगेगा, तो आपका डेड लोड 12 है। फिर आपका जो आपका लाइव लोड का 50% है, तो आपका लाइव लोड 5 दिया है, अरे 4 दिया है, उसका 50% तो गुणे 4, तो आपका हो जाएगा जितना आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर आपका कुछ हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कुछ समथिंग 4200 किलो न्यूटन पर मीटर आएगा। तो 4200 किलो न्यूटन आएगा आपका लोड, ठीक ना। आपका लंप मास आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपका लंप मास आपका 12 दिया है। आप यहाँ से फिर आप रूफ जो आपका ग्राउंड सरफेस है, रूफ W4 जो आपका ग्राउंड लेवल का लोड है, उस पर आपका जो लोड लगेगा
300 गुणे 10, तो आपका जो 3000 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब टोटल सिस्मिक लोड, टोटल सिस्मिक लोड, तो अब 3 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर का आप जो फ्लोर का पहले फ्लोर का एक फ्लोर का तो आपको इतना 3 गुणे 42 प्लस 3000 ऐड कर लीजिएगा, कुछ समथिंग आएगा 5 कुछ ऐसे किलो न्यूटन आएगा, ठीक है ना। तो आप क्लास 7.6.1 एंड 2 जहाँ आपको दिया होगा जो आपका रेनफोर्स कंक्रीटिंग फ्रेम बिल्डिंग है, बिल्डिंग और स्टील फ्रेमिंग बिल्डिंग, आप क्लास नंबर 1 और 2 पे देख लीजिए, जिसका हमारा टाइम पीरियड जो फंडामेंटल टाइम पीरियड हमारा जो टी का फार्मूला है 0.09 √d दिया है ना। तो जब हमारा आरसी फ्रेम बिल्डिंग है तो उसमें हमने मशीनरी वर्क फिल किया है, तो हमारा इसमें 7.6.2 वाला क्लॉज इसमें यूज होगा। तो उसका फार्मूला क्या है, टी इक्वल टू जो टाइम फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो हमारा 0.09 h/√d। उस क्लास के नीचे देखिएगा डी आपका दिया होगा, तो यहाँ पे 0.09 30.8/√20 फिगर 2 में देखिएगा 1893 कोड में 1893 फिगर नंबर 2 से आप मेल करेंगे तो आपका सॉइल कंडीशन आपका मीडियम है, तो उसमें आपका बीच वाला फिगर उसमें अलाउ है। अब हमें एच का फार्मूला में पता है ZI/2R इंटू SI/G। अब क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू आया है उसको यहाँ पे पुट करें तो कुछ समथिंग इतना आएगा। जब हम बेस शियर जब कैलकुलेट करेंगे तो VB इक्वल टू क्या होगा AH इंटू W, तो जो हमारा W जो टोटल लोड आया था ऊपर टोटल लोड आया था इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.09 गुणे कितना आया था 15,600, तो आपका शियर कैलकुलेशन हो जाएगा 4440 किलो। क्लास नंबर आप साथ में देखते चाहिएगा 7.5.3। अब अगर कोड को साथ में लेके बैठेंगे क्लास देखते रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आपका ये चैप्टर नंबर 4 ओवरऑल क्लियर शियर बेस कैलकुलेशन और स्टैटिक और डायनामिक लोडिंग आपका ख़त्म होता है। साथ में आप कोड लेके देखते रहिए, क्लास नंबर देखते रहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा न्यूमेरिकल, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।